आज 7-8 जजेस का बेंच बैठ गया कोलेजियम सिस्टम से। प्रथा चलती आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा कोई बंदा ही नहीं, हमारे कोई लोग ही नहीं, तो हमारे साथ जस्टिस कैसे होगा? उन्हीं के लोग, उन्हीं के जज। आज मैं तेरी बेटी को बनाऊंगा, कल तू मेरे बेटे को बना, दोनों के अंदर शादी हो गई, रिश्ता, उसकी आगे जनरेशन उनको, ऐसा ही हो रहा ना? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही ना? तो शी सेड कि मेरे पूरे खानदान में, मेरे जवाई से लेके, मेरी बेटी से लेके, मेरे पति से लेके सब सफाई कर्मचारी हैं और उनका एजुकेशन 10वीं से ऊपर नहीं है। समझ रहे हैं आप स्थिति? तो रिजर्वेशन अगर हटाना और ये कहना कि हम अधिकार खा गए, और वो तो एक ड्रामा होके रह गया ना, कि जब उनको एजुकेशन फ्री देना सबसे पहला स्टेप है कि पढ़े, आगे आए और उस रिजर्वेशन का लाभ ले सकें। और आप सबका रूम विद फुल ऑफ टैलेंट, विद आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन्स, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू। क्या कर दिया यार, क्या कर दिया है? ये भाषण कम, और मुझे लगता है कि आई फील वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल टुडे, क्योंकि मैं करने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, कहने में कम। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि क्या कर दिया है आपने। इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ डिसेंट, ऐसा आर्ग्यूमेंट, ऐसी पढ़ाई करना, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स आपके बीच में से निकल के आ रहे हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, कि आज आपने सरकार को इस लेवल पे ला दिया कि असली में अगर आप रियलिटी देखो तो सरकार डर रही है, सरकार डर चुकी है। ये सब क्लासिफिकेशन करना, ये हमें तोड़ना, वर्गीकरण करना, इसके पीछे साजिश नहीं है, क्लियर कट है जो हमें दिख रहा है। जो 7 जजेस का बेंच, जिसे मैं कहूँगी बाबरी मस्जिद का बेंच, मैं क्लियर हूँ? क्लियर है सबको? बाबरी मस्जिद का बेंच, कि उसमें भी, क्लियर है ना भाई? उसमें भी वो बेंच जो था, उसके पीछे कौन था वो सबको पता है, और इस बेंच के पीछे कौन है ये भी सबको पता है, और सबने देखा है। ये बेंच किसका दिया हुआ फैसला पढ़ रहा था, और किसके दिए हुए फैसले पे जजमेंट दिया, कहाँ से वो जजमेंट आया, किसने दिया, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। और मुझे तो अपने आप को देखकर, अपनी आवाज़ को देखकर, आप सबको देखकर बड़ी हिम्मत नजर आई। जैसे मेरे से पहले स्पीकर, सबसे पहले स्पीकर आई वुड से, जब राजेंद्र सर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास क्या प्रोसीजर है, क्या करेगी, कैसे क्लासिफिकेशन करेगी, 1200 कुछ जातियां हैं, कैसे तोड़ेगी और कैसे डिवाइड करेगी, कैसे बताएगी कि किस जाति को क्या नहीं मिला। पर मुझे लगता है कि हमारे पास प्रोसीजर है, मेरे पास प्रोसीजर है, और अगर ये प्रोसीजर आप सब लोग मेरे साथ मानो तो जो लास्ट में स्पीकर बोलता है ना, उसके लिए फ़ायदा होता है कि सबने फैक्चुअल डेटा दे दिया, सबने अपनी अपनी बात कर दी, सबने सब कुछ कर दिया, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इस प्रोसीजर जो है वो सरकार को दिया जाए। क्लासिफिकेशन करनी है, आपने कह दिया कि एक वर्ग हमारे अंदर जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, एक कास्ट है जो सबका हक खाकर बैठी है, जिसके पास सब कुछ है, नौकरी है। पहली बात है, ये बात ही पूरी कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि बाबा साहब ने या हमारे संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन है उसका बेसिस कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं था, उसका बेसिस कभी भी पैसा नहीं था, उसका जो बेसिस था, उसका जो मूल था सिद्धांत, वो सिर्फ जो सोशली और एजुकेशनली पीछे छूट चुके हैं लोग, बैकवर्ड रह चुके हैं, उनको आगे लाना। उसका मतलब ये नहीं था कि हाँ मैं आपको रिजर्वेशन दे रहा हूँ, मैं आपको IAS बना रहा हूँ, मैं आपको डॉक्टर बना रहा हूँ, तो आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा तो आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी और फिर इसके बाद आपकी आने वाली नस्लों को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं था। सोसाइटी के अंदर अगर मेरा बाप IAS है या मेरा बाप डॉक्टर है, तो क्या आप मुझे उन गंदी निगाहों से देखना बंद कर दोगे? आप मुझे मेरे साथ छुआछूत जातिवाद करना बंद कर दोगे? आप मेरे साथ जो सोसाइटी के अंदर हाल होता है कि अगर आप जितनी पोजीशन पे जाते हो उतना आप इनकी आंखों में खटकते हो। आपने हाल ही में, मुझे लगता है मेरा आंदोलन सबने ही देखा होगा, जो बहुत बार हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, तब हम वी बिकम मोर ग्लेयरिंग टू देयर आइज। हम ज़्यादा उनको दिखते हैं और ज़्यादा चुभते हैं कि ये चंद बच्चे, ये चंद पढ़ लिख कर आके प्रोफेसर जब बोलते हैं, ये विरोध दर्ज करवाते हैं, अगर इसके जैसे रिजर्वेशन का लाभ उठाकर सभी ऐसे हो गए, सभी ऐसे निकल गए, तो हमारी तो पोल पट्टी खुल जाएगी, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं कि रिजर्वेशन लेने वाले वी आर नॉट द फर्स्ट वंस। हमसे पहले 3000 साल का रिजर्वेशन, 100% रिजर्वेशन, वैदिक रिजर्वेशन किसने लिया था?
किसको अधिकार था पढ़ने का? किसके दादा बाबा, किसके दादा सीजीआई है? कौन खुद सीजीआई है? किसका बेटा जज है? मेरा दादा तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, मैं तो नहीं हूं। तो फिर 100% कॉलेजियम सिस्टम से बैठने वाले कौन है? तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैंने हाल ही में अपने मीडिया के साथियों के साथ जंतर मंतर पे 21 अगस्त को शेयर किया था। आप सब इंटेलेक्चुअल्स हैं और आप वाकई में क्रीमी लेयर नहीं, क्रीम है, इसीलिए वो आपसे डरते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग, ये लोग बहुत छोटे हैं, ये नहीं सोचने की जरूरत है। हाँ, ये वक्त बिल्कुल इमरजेंसी का दौर है, और ये इमरजेंसी का दौर क्यों लागू हो चुका है आज? क्योंकि जो निकम्मे, निठल्ले, बोल सकती हो ना, जो चीप मेंटालिटी के, है ना, बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो कैमरास यहाँ पे लगे हैं ना, हाँ जोर से, ये जो कैमरास, ये वाले नहीं, ये जो कैमरास यहाँ पे लगे हैं ना, ये कैमरा सीधे जाते होंगे आरएसएस की शाखाओं में, ये मोदी के दफ्तर में, और दिखाते होंगे कि किस स्पीकर ने क्या कहा। क्या पता वो सोशल मीडिया देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन उनको उनकी औकात समझ में आनी चाहिए। ये इमरजेंसी का दौर जो आज लगा है, ये किसकी वजह से लगा है? ये उनकी वजह से नहीं जो कभी हमारे लिए खड़े नहीं हुए। ये उनकी वजह से नहीं लगा कि जब हमारी बहन बेटियों का रेप होता था, जब हमारे लोग मरते थे, तो शमशान घाट में ये कहकर कि ऊंची जात वालों का यहाँ आपकी अर्थी जलाई नहीं जा सकती, यहाँ आपको दफनाया नहीं जा सकता। जब हमारा बच्चा घोड़ी पे चढ़ता था, मूंछ रखता था, तो उसको घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता था। जब हमारा बच्चा पानी की आस में घड़े से पानी पीता था, उसको मार दिया जाता था। ये वो लोग जो हमारे लिए तब आके नहीं लड़ते थे। ये इमरजेंसी का दौर उन लोगों के लिए नहीं है। ये इमरजेंसी का दौर जो लगा है आज, ये हमारे अपने निकम्मे निठल्ले लोग जो सांसद बन के भाजपा में बैठे हैं, उनकी चुप्पी, उनकी गुलामी, उनकी चाटुकारिता की वजह से आज हम ये सब सह रहे हैं। आज हम सबके कंधों पे ये बड़ी जिम्मेदारी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, forget that there is opposition in the country, because opposition plays dirty politics. Opposition picks and choose things for their own benefits. कि ये मसला अगर हमें सूट कर रहा है, हमारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को सूट कर रहा है, तो हम इस मसले को उठाएंगे। अगर कोई दलित बच्चा मर जाता है, अगर हमारा इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाता है, ये सुसाइड हो जाती है, इट इज़ वेरी इजी फॉर द ऑपोजिशन। आओ ना, मोमबत्ती तो जलानी है, डफली तो बजानी है, 4 नारे तो लगाने हैं, सो यू विल गेट ए पॉलिटिकल लैंड राइज। आई एम राइट आशुतोष? ऐसा होता है। तो जब जीते जी आप विरोध करते हो और अपनी बात रखते हो, आप मैदान में खड़े होते हो, तब ये लोग आपके साथ नहीं आएंगे। सो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी और मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी आर द रियल वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन एंड द वॉइस ऑफ डिसेंट इन टुडेज टाइम। हम लोगों पे जिम्मेदारी है। एंड आई थिंक मेरे कंधे इतने मजबूत हैं कि ना मैं जेल से डरती हूँ, ना मैं इनकी खोखली धमकियों से डरती हूँ, ना मैं इनकी रेप की धमकियों से डरती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं इतनी सक्षम हूँ। और मैं अपने साथ जो हमारी टीम भी है, और हम अपनी महिलाओं को भी ये सिखाते हैं कि अगर मुझे कोई उंगली लगा के छुएगा तो मैं वो उंगली नहीं, मैं पूरा हाथ वापस लेकर आऊँगी। इतना दम मैं अपने आप में रखती हूँ और मैं सरकार से लड़ना जानती हूँ। और मुझे यही लगता है कि ये चंद लोग, जब हम घर वापस इस ऑडिटोरियम के बाहर जाएंगे और हम यहाँ से एक मैसेज लेकर जाएंगे कि अब हम जो लोग विभाजन करने की, डिवीजन करने की हमारे अंदर कोशिश कर रहे हैं, हमें तोड़ा जो जा रहा है, हमें जो आपस में बांटा जा रहा है, चलो कसम खाते हैं, ये जो आज हिंदू वाहिनी वाले लोग, ये जो आज करनी सेना वाले लोग, हमारे समाज के लोगों को एक वर्ग जो हमारे समाज का सबसे मेहनतकश वर्ग, जैसे वाल्मीकि समाज या धानक समाज कहते हैं, जो सबसे, मैं कहती हूँ लोगों से कहते हैं कूड़े वाले, नो दे आर सफाई वाले। कूड़े वाले तो हम हैं, गंदगी तो हम फैलाते हैं। सफाई करने वाला वर्ग जो सबसे मेहनत का काम करता है, उसके ऊपर सबसे बड़ी गाज जो गिरी है। हर दिन देखो, तीसरे दिन दिल्ली जंतर मंतर या दिल्ली के किसी मंत्री के ऑफिस के बाहर वो धरना लगा के बैठे होते, भैया नौकरी पक्की कर दो, वही ठेकेदारी प्रथा हटा दो, हमारी जो नौकरी है 4th ग्रेड 3rd ग्रेड जो भी है इसको पक्का कर दो। सरकार ने नहीं किया ना, आपने पक्का नहीं किया, और आप ये कह रहे हो कि आपका हक ये वाली जाति वाले लोग खा गए। इन लोगों के लोग पढ़ के IAS बन गए, डॉक्टर बन गए, XYZ बन गए, लेकिन ये आपका हक खा गए। हम हक नहीं खाए, हमने हक नहीं खाया। सरकार ने जो उनका हक अधिकार बनता था, जो 12वीं पास तक फ्री एजुकेशन का जुमला दिया, वो 12वीं पास तक नहीं चाहिए। 12वीं पास किया हुआ बच्चा IAS नहीं बन सकता, 12वीं पास किया हुआ बच्चा बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाकर नहीं बैठ सकता। उनको फ्री हायर एजुकेशन टिल PhD और वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, वहाँ तक उनको फ्री एजुकेशन मुहैया कराई जाए। नंबर 1, ये मेरा पहला सुझाव है, जिसके लिए ये ध्यान से सुनना, हम नहीं, हम सेकंड में खड़े होंगे, सेकंड लाइन में। पहली लाइन में कौन खड़ा होगा?
भारत की जो आज वर्तमान सरकार है वो भ्रष्ट जनता पार्टी विच इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो दूसरे नंबर पे खड़े होंगे। हिंदू सेना, करनी सेना, व्हाटएवर दी सेना, दिस सो कॉल्ड एंटी सोशल एलिमेंट्स जो इनके संगठन है, वो जो आज हमारे समाज के लोगों को उकसा रहे हैं और आपस में लड़ा रहे हैं, वो हमारा अधिकार मांगेंगे बैकलॉग का। नौकरी हमने नहीं खाई, हमें एनएफएस किया। हमें जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, अब बेंच फुल ऑफ लिटरली वो खुद नॉट सूटेबल लोग हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, वो खुद जुगाड़ से, वो खुद लोगों के गॉडफादर अंदर बैठे होते हैं जो वहां बैठ के हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और वो खुद सूटेबल नहीं है उस पोस्ट पे बैठने के, पढ़ाने के। अगर गॉडफादर ना हो इंटरव्यू के अंदर तो ये लोग सिलेक्शन कमेटी से पास ही नहीं हो सकते। ये रियलिटी है इंस्टीट्यूशंस की। और ये लोग हमें नॉट फाउंड सूटेबल करके, अभी हाल ही में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ओबीसी पोस्ट पे इंटरव्यू था, एनएफएस कर दिया। सबसे ज्यादा धांधली जो हो रही है सोशल, ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है वहां पे सबको एनएफएस किया जा रहा है। वो बहुत सोची समझी साजिश है। वो पोस्ट एनएफएस करके बैकलॉग में डाल देंगे और वो बैकलॉग रोस्टर कब घूम के वो पोस्ट जर्नल में चली जाएगी और वो बैठ के वहां पे लाभ ले रहे होंगे, और हमारे वाले गद्दार दलाल तालियां पीट रहे होंगे। और हमारे वाले दलाल और गद्दारों में बेंच के अंदर बैठ के इतनी हिम्मत नहीं होती जो एक्सपर्ट बन के जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कि वो वहां बैठ के ये बोल सके कि नहीं मैं स्टैंड अलोन हूं, मैं अकेला खड़ा हूं, आप ये गलत कर रहे हो। वो वहां ताली थपथपाते हैं और वो जो फैसला बाकी 5-7 लोग बैठे होते हैं वो देकर आ जाते हैं। तो हमारी दूसरी डिमांड जो सबसे बड़ी होगी कि हमारा जितना भी बैकलॉग है हमें वो दिया जाए, और मात्र 1 साल के टाइम बाउंड के अंदर वो बैकलॉग पूरा का पूरा भरा जाए। और उन बैकलॉग की सीट्स पे 1 महीने के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ टेक 1 मंथ। इस गवर्नमेंट को मैं चैलेंज कर रही हूं कि 1 महीना लो और हमारे साथ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो 1 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन बैकलॉग की पदवियों पे, चाहे वो डॉक्टर्स के अंदर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो, चाहे वो नॉन टीचिंग, चाहे वो टीचिंग का हो, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के जो हाशिए पे बैठे हुए लोग, जिनका आपको बहुत दर्द है, जिसे आप वाल्मीकि तबका कहते हैं, सिर्फ उनको परमानेंट करेंगे। हम में से सब लोग उनके साथ खड़े होंगे और कोई नहीं जाएगा इंटरव्यू के लिए, सिर्फ वो लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। आप करो परमानेंट। आप यही सिस्टम रेप्लिका करो, ठेकेदारी प्रथा हटाओ, प्राइवेट सेक्टर हटाओ। आप उनका जो आपने आउटसोर्स किया है ठेकेदारी प्रथा, जो लोग नौकरियां मांग रहे हैं उनको भड़काया है, आप उनको परमानेंट करो। हम में से हमारा लोग कोई नहीं जाएगा। एंड द थर्ड मोस्ट थिंग कि जो भाई चोरी के दरवाजे से आना, भाई हम में टैलेंट है, ठोक बजा के सीने पे बोलते हैं, 4 किताबें पढ़ी हैं भले, लेकिन पढ़ी बड़ी जबरदस्त तरीके से, जितना पढ़ा उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने का जमीन पे दम रखते हैं। तो फिर चोरी के दरवाजे से क्यों आना? आईएएस बन के, सेक्रेटरी बन के, सीधे आओ ना, बैठो ना, दो ना इंटरव्यू, तब आपको लेटरल एंट्री से, चोरी से आना है। तो मेरा चौथा सुझाव, जो 45 सीटें सरकार ने निकाली थी कि 45 सीट्स लेटरल एंट्री से भरी जाएंगी, जिसमें अगर रोस्टर या अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन रिजर्वेशन पॉलिसी का फॉलो होता तो बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग 12 ओबीसी की होती, 6 एससी की होती और 3 एससी की होती, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक काम करो, वो 45 सीटें, कुछ हमारे समाज के लोग गए थे वहां पे सरकार मोदी से मिलने और बोलने के लिए कि इसको वापस ले लो, ये गलत है। और मोदी जी ने दिखाया कि हाँ मैंने वापस, सरकार ने दिखाया मैंने वापस ले लिया। भाई वापस ना ले, इतना एहसान हम पे मत कर। तू एक काम कर कि जो 45 सीट्स तूने निकाली थी ना, तो वो सीधी की सीधी दोबारा निकाल के हमारे वाल्मीकि समाज को दे। सेक्रेटरी लेवल पे, बड़े बड़े डायरेक्टर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ अगर लोग होंगे तो वो हमारे होंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। आप अग्री करते हो? आप अग्री करते हो इस पॉलिसी से? अग्री? तो हम नहीं लेंगे, आप उनको दो। सरकार करेगी, जहां देने की बात आती है वो देगी, करेगी। तो ये चीजें हैं, जहां पे हक मारी करनी है वहां पे करनी है। अब लास्ट चीज आ जाती है कोलेजियम सिस्टम से। जजेस आप आओ, आज 7-8 जजेस का बेंच बैठ गया कोलेजियम सिस्टम से। प्रथा चलती आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा कोई बंदा ही नहीं, हमारे कोई लोग ही नहीं, तो हमारे साथ जस्टिस कैसे होगा? उन्हीं के लोग, उन्हीं के जज। आज मैं तेरी बेटी को बनाऊंगा, कल तू मेरे बेटे को बना, दोनों के अंदर शादी होगी, रिश्ता, उसकी आगे जनरेशन उनको, ऐसा ही हो रहा है ना? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही ना? बाद में करेक्ट कर लेना, यही है ना, यही चल रहा है। तो एक काम करो, कोलेजियम सिस्टम लागू करो, हमारे लोगों को सीधे सीधे जज बनाओ। और ये डिमांड्स हम लोग, मैंने पहले बताया, हम लोग सेकंड खड़े होंगे लड़ाई में, जंतर मंतर पे कॉल बेशक हम दे देते, लेकिन सेकंड पहले ये जो बीजेपी के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने ये तालियां बजा रहे हैं, हमारे लोगों को उकसा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं, हाल ही में भी हमारे एक साथी पर अटैक करवाया है, तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन में ये लोग खड़े होंगे ये अधिकार मांगने के लिए, और दूसरी लाइन में हम लोग खड़े होंगे कि अगर ये भाग जाए तो लठ लेके भी तैयार रहना है ना वापस वहां बिठाने के लिए, तो वहां हम इनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे।
सो दिस इज हाउ ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि बेसिक बात यह है, क्योंकि देसी भाषा में हमारे जो समाज का पिछड़ा वर्ग जो पीछे रह गया हर हालत में, उसको समझाने की ज़रूरत है कि कहाँ आपके साथ ठगी हो रही है। मुझे ये लगता है कि जो पिछले 15-20 सालों से हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, जो कि थोड़ा सा माना जाता था कि ये एक फेयर प्रोसीजर है, जो कि अब नहीं रहा। आपने नीट में देख लिया क्या हुआ, आपने देख लिया कि किस तरीके से लेटरल एंट्री से लोगों को घुसपैठ करवा रहे हैं। लेकिन जो एक फेयर सिस्टम माना जाता था, हमें लगता था कि ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस सही है, उसमें इनको ये चीज़ लगी कि 15-20 सालों से जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के बच्चे जो हैं, ये सिर्फ पास करके आ नहीं रहे, ये टॉप कर रहे हैं। तो जब टॉप कर रहे हैं तो बड़ी पोजीशंस मिलेंगी, तो बड़ी पोजीशंस मिलेंगी तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में रहोगे, उस बॉडी में रहोगे तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में जब आपके लोगों के लिए कुछ ऐसा डिसीजन बन रहा होगा, बड़े बड़े ब्रेन्स बैठ के वहाँ पे, ब्यूरोक्रेट्स बैठ के कुछ गड़बड़ी कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली जहाँ के हो, अगर ज़मीर जिंदा है तो बुरा और डर तो लगेगा ना उन लोगों के लिए। तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके साजिश के तहत ये चीज़ें हो रही है कि रिजर्वेशन का एक ढांचा रह जाए और अंदर कुछ ना बचे इनके लिए। लेकिन इन सब चीज़ों को हमें एक साथ देखने की ज़रूरत है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे ये सब क्लासिफिकेशन हो रहा है, ये सब कुछ मिला हुआ है, ये कहीं पे भी अलग नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि सब चीज़ों को समझते हुए आज इस इमरजेंसी के दौर में अगर हम अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी चीज़ें समझ लें, पे बैक टू सोसाइटी अम्बेडकर साहब ने कहा था, तो पे बैक टू सोसाइटी यही है कि अगर मेरे पास कोई गुण है, कोई समझ नहीं आ रही किसी को, कोई ग्रुप है, जैसे हाल ही में मेरी कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ मीटिंग हुई, देयर वर फ्यू लेडीज हु आर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, सफाई कर्मचारियों के पोजीशंस। कल ही रात को इवन डिबेट हो रहा था, बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम बहन जी की लड़ाई नहीं चाहते, हमारे समाज में ये जो डिवीजन क्रिएट हो रहा है हम नहीं चाहते हमारा समाज टूटे। बस हमें एक ही जो है, सरकार ने सालों से ये लालच दिया हुआ है कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, और अभी हमें 15,000 रुपये मिलते हैं और हमें लगता है जब हम पक्के हो जाएंगे हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो हम आगे जाएंगे। लेकिन तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्या करती हो और आपकी बेटी क्या करती है और आपके बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं? तो शी सेड कि मेरे पूरे खानदान में मेरे जवाई से लेके, मेरी बेटी से लेके, मेरे पति से लेके सब सफाई कर्मचारी हैं और उनका एजुकेशन 10वीं से ऊपर नहीं है। समझ रहे हैं आप स्थिति? तो रिजर्वेशन अगर हटाना और ये कहना कि हम अधिकार खा गए, और वो तो एक ड्रामा होके रह गया ना कि जब उनको एजुकेशन फ्री देना सबसे पहला स्टेप है कि पढ़े, आगे आए और उस रिजर्वेशन का लाभ ले सकें। तो साथियों, अभी ये भी चीज़ आपके बीच में बोलना बहुत ज़रूरी है। हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल जी यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का मतलब मंत्री हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती थी, वो चले गए। हाँ, एक सब कंपोनेंट प्लान है, SC/ST सब प्लान, आप इसके बारे में जानते हैं इस रूम में? प्लीज इसके बारे में पढ़िएगा। SC/ST सब प्लान कहता है सेम, सोचिए हमारे जो महापुरुष थे, कैन आई टेक 1 मिनट 2 मिनट्स? ओके, ये बहुत जरूरी है आपको बताना, क्योंकि जब मैं गांव में या कहीं रूरल एरियाज में जाती हूँ सभाओं के लिए, तो लोगों को नहीं पता होता। बट आई थिंक अगर मेरे थ्रू आपको ये पता चलेगा, क्योंकि मैंने कोर्ट पे पिटीशन डाला है, तो ये मैं कह रही हूँ कि हमारे महापुरुष कितने यहाँ से स्ट्रॉन्ग, और उनका इंटेलेक्चुअल लेवल देखो कितने विजनरी थे वो, कि उन्होंने उस टाइम पे कहा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यही SC/ST सब प्लान कहता है कि जहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जिस भी स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है, बजट का उतना हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। तो SC/ST सब प्लान का मतलब कि अगर दिल्ली में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 17% है, चलिए पंजाब की बात करते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, मैं वहां से आता हूँ, तो वहां पे 33% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। अब वहां पे कहना है कि सरकार अगर 100 रुपए बजट दे रही है साल का, तो उसमें से 33 रुपए जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए लगेगा। वो फंड आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। वो फंड अगर बच जाता है 1 साल का, तो उस फंड को आप खत्म नहीं कर सकते, वो मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, सरप्लस होता जाएगा, उसको आप सिर्फ और सिर्फ इनके वेलफेयर के लिए लगाओगे। दिल्ली सरकार के हाथ में था, दिल्ली सरकार में हमारे एक साथी ने पिटीशन डाली थी वेलफेयर की कि आप इस जो 17% पॉपुलेशन है, आप इस बजट को इम्प्लीमेंट करें, इसमें से शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का बहुत भला होगा। मैंने तो एक नारा भी दिया था कि कूड़ा छोड़ो, कलम उठाओ, पाठशाला में पढ़ने जाओ, पाठशाला में पढ़ने आओ, तो ये चीज़ें हुई नहीं।
अब दिल्ली सरकार या कोई भी गवर्नमेंट आती है तो एक सिंबल निकालती है झाड़ू का, हमारे एक, क्योंकि हम लोग इमोशनल है ना, बहुत इमोशनली लोग हैं, बड़े स्वे हो जाते हैं, तो वो इस तरीके से एक ड्रामा दिखाना कि झाड़ू की सरकार आ गई, हमारी हितैषी है, चाहती तो ये सरकार वो प्लान सब प्लान इंप्लीमेंट कर सकती थी। लेकिन जब हमने दिल्ली सरकार से सवाल किया, जब हमने डेटा निकाला, किसी को वो डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी, मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। जब हमने डेटा निकाला और हमने सरकार से पूछा कि आपने आरटीआई से पूछा कि ये फंड इतना पैसा है, मल्टीप्लाई करके इतना हुआ और ये पैसा कहाँ गया, तो सरकार का जवाब आता है हमने इस फंड से सड़क बनाई तो क्या शेड्यूल कास्ट नहीं चलेगा इस पे, हमने इस फंड से ये अस्पताल के डिस्पेंसरी बनाई तो क्या शेड्यूल कास्ट नहीं आएगा, इस डिस्पेंसरी में इलाज करवाने के लिए हमने XYZ किया तो क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं आएगा। नो, इट्स अ बुलशिट। वो जो संवैधानिक प्रोविजन है उसका कहना ये है कि इस फंड के तहत, इस कंपोनेंट प्लान के तहत सिर्फ और सिर्फ इनके बच्चों को स्कॉलरशिप्स, इनके बच्चे अगर फॉरेन पढ़ने जाना चाहते हैं उसकी स्कॉलरशिप्स, इनके बच्चे अगर यूपीएससी वगैरह IAS की कोचिंग लेना चाहते हैं उसकी स्कॉलरशिप्स, नरेगा वर्कर्स जो लोअर लेवल पे काम करती हैं उनको लोन्स, उनकी स्थिति अच्छी, जो लोग नंगे बदन सीवर के अंदर उतर रहे हैं उनके लिए ऐसी चीज़ें, ऐसी मशीन्स बनाई जाए कि उनका वो वहाँ पे शोषण रुका जाए, उनके साथ वो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं वो रुकी जाए, वो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट प्लान इनके वेलफेयर के साथ। बताइए अगर ये प्लान किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे वो वर्तमान की प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट भारतीय जनता पार्टी, अगर इन्होंने वो प्लान इंप्लीमेंट किया होता तो आज हमारे अंदर ये जो डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करें ये नहीं होती, हमारा पैसा, हमारा हक हमें दिया जाता। तो हमें सबको एक करके देखना है और आने वाले टाइम पे आई एम रेडी, सड़क पे भी, संसद तक भी और जेल तक भी, वेर एवर दे वेलकम मी, आई एम देयर, सो आई एम देयर बॉस। तो वो जहाँ लेके जाना चाहें सो आई लीड देम। सो मुझे ये लगता है कि इस दौर में हम सब एक साथ हैं, वही दौर उन्होंने वापस लाया, लेकिन तब शायद हमें लड़ना इतने अच्छे से आता नहीं था, लेकिन आज हमें कमर भी तोड़ना आती है, उलगुलान करना भी आता है, लड़ना भी आता है, चाहे वो कलम से हो चाहे वो किसी और चीज़ से हो। तो अब हम तैयार हैं हर तरीके से और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और मोटी मोटी बात हम लोग सब समझ चुके हैं कि कैसे लड़ना है, क्या करना है, बस संसद आवारा हो चुकी है। लेट्स टेक अ प्लेज कि सड़कें अब सुनसान नहीं रहनी चाहिए। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।